के बता रहे हैं, मैं भी एक गांधी के विचार को अभी भी सीख रहा हूँ, एंड आई एम अ लर्नर ऑफ गांधीयन थॉट। और उस विचार से कुछ नया विचार स्पंदित हो या कुछ नया विचार निकले, उस संदर्भ में मैं प्रयास कर रहा हूँ। और एक बात शुरुआत यहाँ से करता हूँ, प्रारंभ ये करता हूँ, जैसे हम लोग ऑनलाइन इस मंच पर बैठे हैं और हम एक दूसरे से ज्ञान को बांट रहे हैं, पर अगर आप गांधी के दृष्टिकोण से इसको देखोगे तो गांधी के जो प्रिय शिष्य थे और गांधी के विचार के बहुत बड़े प्रणेता विनोबा भावे, वो कहते थे कि विकेंद्रीकरण, जिसकी बात अभी बाकी वक्ता भी कर रहे थे, 3 संदर्भों में होता है। और उन्होंने उसका जो उदाहरण है वो शास्त्र से लिया। वो कहते थे कि विकेंद्रीकरण जो है वो ज्ञान का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए, राजनीतिक विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए और आर्थिक विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। अब इस संदर्भ में आप अगर उदाहरण देखो, अब गांधी विचार तो विकेंद्रीकृत है, सारे व्यक्ति जानते हैं, और संगीता मैम ने और डॉक्टर दीपक पांडे जी ने उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया। मैं उनका साधुवाद धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर केतकी भी उस विषय पे अच्छी अपनी बात रख रही थी। पर इसको जब आप गांधी के दृष्टिकोण से और आगे जाओगे, क्योंकि देखिए गांधीवाद सिर्फ गांधी तक सीमित नहीं है, उसके बाद उस विचार पर जिसने भी, चाहे वो आलोचनात्मक दृष्टि से लिखा हो, चाहे वो सकारात्मक दृष्टि से लिखा हो, वो कहीं ना कहीं वो गांधी के ही विचार का एक हिस्सा माना जाता है। तो विनोबा भावे कहते थे कि सबे भूमि गोपाल की। अब सबे भूमि गोपाल की अगर कहने का उनका अर्थ क्या हुआ, अब उन्होंने कहां से लिया, इसका जो पीछे का जो उनका सोच है वो आता है दरअसल उनकी गीता से। गीता और हिंदू धर्म की जो कॉन्सेप्ट है वो मदर अर्थ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप नेचर के करीब रहें, सभी चीजों को आप गोपाल के मानने का अर्थ यह है कि आप उसको ट्रस्टी बनाएं। अब इसको अगर आप लेमैन को या किसी कॉमन व्यक्ति को आप समझाएंगे तो संदर्भित शायद वो ऐसे समझ ना पाए, लेकिन जब उसको एक प्रायोगिक तौर पे विनोबा भावे ने इस्तेमाल किया और इतना बड़ा भूदान आंदोलन चलाया, और 1940 से लेके 60 तक का ये जो आपका पूरा आप ये डाटा आप उठा के देख लें, जब देश में लैंड इनइक्वलिटीज ज्यादा थी, तो भूमि सुधार का सबसे बड़ा प्रयोग विनोबा भावे ने उस आंदोलन के तौर पे किया और असमानताओं को उन्मूलित किया। अब जब गांधी के विचार में इसको पढ़ेंगे तो गांधी जी क्या कहते हैं कि आर्थिक समता अहिंसक विकास की कुंजी है, या वो कहते हैं कि जो आर्थिक विषमता है वो हिंसा है। अब उसका प्रयोग कहां हुआ, तो क्या अगर मैं उसको सिर्फ एक सिद्धांत के तौर पे देखूंगा तो प्रासंगिकता पे बात कर सकता हूं और लिख भी सकता हूं, लेकिन जब आप नए अर्थशास्त्रियों के लेख पढ़ें या गांधी के अनुयायियों की जो विचार शैली देखें तो उसके परीक्षण करने की हिम्मत करते हैं या उसका साहस करते हैं। क्यों ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि उनको ये विचार या साहस से परीक्षण करने की शक्ति उनको रिलीजियन पर्सपेक्टिव से भी आती है, चाहे वो कोई सा भी रिलीजन हो। तो जब आप विनोबा भावे का पूरा विचार दर्शन देखोगे, आर्थिक विचार दर्शन, तो उन्होंने एसेंस ऑफ कुरान लिखी, उन्होंने गीता का समाजशास्त्र लिखा, द सोशोलॉजी ऑफ गीता। इट्स अ वेरी remarkable step to give that thought of the Gita to the people. काका कालेकर also mentioned. तो अब देखेंगे, अब जो नए युग के अर्थशास्त्री हैं जैसे बी.एन. घोष, और अभी रिसेंटली एक अर्थशास्त्री हैं जयदत्त राव, उन्होंने गांधी के विचार को परीक्षण करने की कोशिश की। प्रासंगिकता तब तक हम नहीं देख सकते जब तक किसी भी सिद्धांत को हम वैज्ञानिक तौर पे परीक्षित ना करें। अब सवाल ये आता है कि मैंने इसको क्यों कहा, मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत ऐसे क्यों की। अभी इस वर्ष में हमने बहुत बड़े गांधीवादी पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को खो दिया, और जब सुंदरलाल बहुगुणा को खोया तो उसके अगले दिन ही अखबारों में ये सूचना थी कि मध्य प्रदेश में एक बक्सवाहा जंगल को काटा जा रहा है कुछ हीरों को पाने के लिए। अब आप देखिए गांधी का जो विचार है वो ये क्या कहता है, गांधी का विचार ये कहता है कि आप आवश्यकताओं की तरफ देखें और विलासिताओं की तरफ ना देखें, और उसकी जो परिभाषा है वो गांधी के जो अर्थशास्त्री ना होकर भी जेके मेहता ने भी उनका वार्डलेसनेस, कि आप अपने उपभोग को सबसे अधिक पहले अपनी आवश्यकता की पूर्ति करें, फिर कतार में खड़े व्यक्ति को अंतिम में दें, जैसे जॉन रस्किन कहते हैं अनटू द लास्ट, उसी को दीनदयाल उपाध्याय जी कह देते हैं अंत्योदय। अब ये जो अंत्योदय है ये कहां से आया? मैंने शुरुआत की कि आप जब नेचर को, जब आप प्रकृति को अपने करीब मानते हो, ग्रीक फिलॉसफी जो है उसको कहती है जिया, ओनली इंडियन सिविलाइजेशन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर
अर्थ, मातृभूमि का उपभोग किया जा सकता है, पर एक लिमिट में। आप उसका मातृभूमि का आप जो है आप उसका ओवर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि माता भोगने की वस्तु नहीं है। संस्कृत में एक श्लोक है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र कृतं पापर भविष्य ब्रजालपति। मतलब है कि यदि आप अन्य क्षेत्र में पाप करेंगे तो आप तीर्थ में जाके अपने पाप धो सकते हैं, पर अगर आप तीर्थ में अपने पाप करेंगे तो आप जाके कहां धोएंगे। तो दीनदयाल उपाध्याय, मैं उनको भी गांधीवादी विचारक में मान लेता हूं, और उन्होंने इसको, जब आप अभी आज अंत्योदय की बात कर रही है और देश में एक राइट विंग की गवर्नमेंट है, वो उसको स्पिरिचुअल मैन इन फिलॉसफी को और अधिक जोड़ देते हैं, और वो कह देते हैं कि अगर आप राष्ट्र को सिर्फ एक भौगोलिक अवधारणा मानेंगे तो आप राष्ट्र के संसाधनों का अनियंत्रित उपभोग करेंगे। जब आप अनियंत्रित उपभोग करेंगे तो फिर आप स्पिरिचुअल मैन या फिलोसफिकल जो आपकी सोच है वो नहीं रह जाएगी। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्र को आप एक राजनीतिक अवधारणा के तौर पर या भौगोलिक अवधारणा के तौर पर हटा के आप एक सांस्कृतिक अवधारणा के तौर पर देखो। यही बात गांधी 1910 में कहते हैं जब वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सवाल ये आता है कि जब हमारे पास एक स्पिरिचुअल मैन की फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट है, जिसको अब गांधी जी ने कहा कि आप देयर इज इनफ फॉर द नीड नॉट फॉर द ग्रीड, फिर वो कहते हैं कि अपने आप मटेरियलियम कंजम्पशन को कंट्रोल करें। फिर जेके मेहता आपको एक अच्छी डेफिनेशन देते हैं कि अर्थशास्त्र का कल्याणकारी पक्ष है क्या। दीनदयाल उपाध्याय आते हैं, उसको राष्ट्र की अवधारणा को, उपभोग की अवधारणा को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ के हमको कहते हैं कि आप स्पिरिचुअल मैन बनिए, और आपका एक कर्तव्य है कि because it is the context of you have the mother nature essentially transformed and behavior attitude towards the living। और जैन धर्म उसको अणुव्रत सिद्धांत से देता है। जब आपके धार्मिक टेक्स्ट में या आपके सनातन धर्म में या जितने भी आपके जो हिंदू रिलीजन या जैन रिलीजन या बुद्धिज्म में ये फिलॉसफी ऑलरेडी है, और इवन द वेस्टर्न फिलोसफर लाइक थॉरो, John Ruskin has understood this and they have written a lot of things, and even the Jesus। So why we are moving towards the unspiritualism? मैं उसको नास्तिकतावाद नहीं कहता, लेकिन अगर व्यक्ति मदर अर्थ के कॉन्सेप्ट को, अगर राष्ट्र को सिर्फ एक भोग की अवधारणा समझेगा, तो हम जो सबसे पहला सिद्धांत है गांधी की अर्थव्यवस्था का या गांधी के अर्थशास्त्र का, उसको समझ नहीं पाएंगे। और उसके लिए चाहे आप गांधी के विचार से आप उससे जैसे जुड़िए, चाहे आप राम मनोहर लोहिया के विचार से जुड़िए, चाहे आप विनोबा भावे के विचार से जुड़िए, चाहे आप दीनदयाल उपाध्याय के विचार से जुड़िए, पर जुड़ना जरूरी है, विचारों का स्पंदन जरूरी है। एक दादा धर्माधिकारी बहुत बड़े गांधीवादी विचारक रहे, और उन्होंने काफी अच्छी पुस्तक लिखी, और वो जस्टिस भी रहे, और एक सेमिनार में वो भाषण दे रहे थे, और उस सेमिनार में बहुत बड़े बड़े विद्वान भी आए हुए थे। आपको जान के ताजुब होगा कि डॉक्टर कलाम और डॉक्टर यशपाल भी आए थे उस सेमिनार में, और गांधी की नई तालीम पे चर्चा हो रही थी। बाकी जितने भी विद्वान थे वो सारे बड़े सूट बूट में, सारी चीजों में, और टाई वाई लगा के पूरा आके मंच पे बैठे थे। डॉक्टर कलाम एंड डॉक्टर यशपाल, डॉक्टर यशपाल इज नॉट अ प्योर गांधीयन, बट वो और डॉक्टर कलाम सिर्फ एक हवाई चप्पल में और एक सादे कुर्ते में आके उन्होंने गांधी के उस मंच पर भाषण दिया, और बाद में जाकर भी उन्होंने यही कहा कि अगर आप नई तालीम पे चर्चा कर रहे हैं, आप जिस विचार पे चर्चा कर रहे हैं उस विचार को प्रायोगिक तौर पे तो लाइए, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक विचारों का स्पंदन ना हो। अब जो अवधारणा होती है उसकी खूबसूरती बहुत गहरी होती है। मैं वो नहीं कहता कॉन्सेप्ट आप किसी भी अवधारणा को लीजिए उसका, लेकिन वो उसका व्यापक प्रभाव तब तक नहीं होता जब तक वो अवधारणा इंडिविजुअल के ऊपर नहीं आ जाए। तो गांधी विचार का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे हम कहते हैं कि वांटलेसनेस या वो अनासक्ति, किसी वस्तु के प्रति इतनी आसक्ति ना हो, वो गीता से उन्होंने लिया, वो उन्होंने जैन धर्म के अणुव्रत सिद्धांत से लिया, वो उन्होंने ग्रीक के गिया सिद्धांत से लिया। तो सबसे पहले बिंदु पे कंट्रोल योर कंजम्पशन। पर अर्थशास्त्र की परिभाषा जब हम आप बच्चों को इकोनॉमिक्स में बेसिक आइडिया पढ़ाने जाते हैं तो हम उसको सबसे पहले ये सिखा देते हैं देयर इज अ रेशनल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। पर गांधी का दृष्टिकोण या जो हमारे सनातन परंपरा से जुड़े जो अर्थ चिंतन का दृष्टिकोण हमें ये तो कहता है कि वांट्स आर अनलिमिटेड, और वो भी ये भी कहता है संतोष धर्म परम सुखानम। यानी कहने का अर्थ ये है कि आप जो है वो अपनी आवश्यकताओं पे अगर नियंत्रण करेंगे तो असमानता पर भी आप कुछ हद तक विजय प्राप्त कर सकते हैं। परफेक्ट इक्वलिटी इज इम्पॉसिबल, इट वाज अंडरस्टैंड बाय द गांधी आल्सो व्हेन यू रीड his literature India of my dreams or either। So
at the next level, one of the Gandhian scholar, J.C. Kumarappa, was a very great thinker, and that particular time he wrote about the economy of permanence. But I am sure on this, and मैं इससे पूरे तरीके से सहमत हूं, और मैं इस बात को रख सकता हूं कि शायद ही भारत के किसी अर्थ स्कूल में जेसी कुमारप्पा की जो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस की किताब पढ़ाई जाती हो, बल्कि या उनकी जो अवधारणा पढ़ाई जाती हो, वाई द विलेज मूवमेंट, जेके मेहता की डेफिनेशंस को हमने सर को हम नीचे रख दिया, हमने मार्शल स्मिथ का फ्री हैंड यूटिलाइजेशन जो आइडिया है उसको ऊपर रख दिया। तो जब हमने अपने ही ज्ञान का जो हमारा इनहेरेंट वैल्यू था, जिसे हम सांस्कृतिक आर्थिक मूल्य कह सकते हैं, उनको पैसा नहीं दिया, उनके प्रति हमारी जो है सोच को हमने आगे नहीं बढ़ाया, तो ये कमी कहीं ना कहीं चिंतन में ही थी। तो जब हमारे चिंतन में ही कमी आएगी तो अवधारणाएं कैसी आएंगी? अब आप देखिए, एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको मैं देता हूं। बहुत सारे अध्ययन जो है वो गांधी के दृष्टिकोणों को लेकर नहीं होते, लेकिन जब मैं उन अध्ययनों को पढ़ता हूं, मैं कहीं ना कहीं लगता है कि अगर गांधी भी आज इन अध्ययनों को देखते तो अपने विचार में थोड़ा परिवर्तन करते, लेकिन वो अध्ययन कहीं ना कहीं इसकी मांग अवश्य करते हैं। अभी अब यूपी गवर्नमेंट ने एक पूरा प्रोग्राम चलाया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, कि जिसमें हर जिले में जो उसका जो प्रसिद्ध वस्तु है आप उसका उत्पादन करें और वहीं की लघु तकनीक से करें। अब सरकार ने इस चीज के बारे में सोचा, क्यों सोचा? क्योंकि अब देखिए बेरोजगारी की दर बढ़ रही थी, नव उदारीकरण के दौर में हमने क्या किया, क्रोनिक कैपिटलिज्म जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, बढ़ावा दिया कि पूंजी आएगी और एक प्रकार से ग्रोथ आएगी। पर आप देखिए, अतुल कोहली, जॉन ड्रेंच, हिमांशु, ये वो अर्थशास्त्री हैं जो वामपंथी धारा से आते हैं, अभिजीत बनर्जी, पर अगर जो आप उनका अध्ययन देखेंगे असमानता के प्रति, और अभी रिसेंटली एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के कुछ स्कॉलर्स ने अध्ययन किया, मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे याद कर पा रहा हूँ, उन्होंने रीजनल इनइक्वालिटीज की बात की, पर अंततः जब वो लास्ट का वो अपने जब सारांश को कंक्लूड करते हैं ना कहीं वो कहते हैं कि लघु उद्योगों की ओर लौटिए, जहां डिस्ट्रिक्ट वाइज जहां जहां छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ाइए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो तकनीक है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो समावेशी नहीं हो सकती अगर हम पूरे तरीके से उसको पूंजी प्रधान बना दें। तो श्रम प्रधान करने के लिए ये आवश्यक है। क्यों? अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है, और अगर आप ऐसा सोचें कि हम जो है आर्थर लुईस के उस सिद्धांत पे चले कि हमने क्या किया, गांव से ग्रामीण से श्रमिक लेके और उद्योगों की तरफ ले गए, तो उससे प्रयोजन की बुरी समस्या बढ़ जाती है। और डोनाल्ड डेन ने जब अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा जो उन्होंने लिखी, उन्होंने साफ कहा है कि एक क्षेत्र का तो विकास हो जाएगा, फिर दूसरे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अब आप देखिए, जब एक क्षेत्र का विकास होगा, एक क्षेत्र से ही सारे वहां पे लोग जाएंगे, तो जो बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, कहाँ खुलेंगी? एक कुछ शहरों में खुलेंगी। विनोबा क्या कहते थे? ज्ञान का विकेंद्रीकरण। ज्ञान का विकेंद्रीकरण का मतलब है ग्राम विश्वविद्यालय। तो अब अगर एक गांव के बच्चे को शहर जाना पड़ रहा है तो शहर पे भी दबाव आ रहा है। जब शहर पे दबाव आ रहा है तो इकोनॉमी इम्बैलेंस आता है। इकोलॉजिकल इकोनॉमी इम्बैलेंस आता है तो उससे क्या होता है? आप 2013 की उत्तराखंड की त्रासदी देखते हैं, आप 2017 में केरल की त्रासदी देखते हैं, आप 2015 में नेपाल की त्रासदी देखते हैं। तो ये आर्थिक जो त्रासदियां है, इससे कहीं ना कहीं तो अफ्रीका एक तरफ तो ओवर रिसोर्स हो रहा है और दूसरा और पिछड़ा चला जा रहा है। और ये गांधी जी ने कहा उसके बाद की बात अलग है, लेकिन जब आपको एक नोबेल लॉरेट इकोनॉमिस्ट ये प्रूव करके दे रहा है, गुलाल मिल्टन जैसा, जिन टिम्बरगन, वो 1973 में जिन टिम्बरगन और ईएफ शुमाकर वो भारत में आईआईटी के लेक्चर के लिए आए, और ईएफ शुमाकर ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। दैट बुक इज नॉट अबाउट द अदर थिंग, इट्स अबाउट कि हाउ अनडेवलप्ड कंट्रीज, और जिसको हम सो कार्ड क्या कह सकते हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था है, वो पिछड़ी हुई क्यों है, उनका विकास कैसे है। तो उन्होंने कहा कि आप ना इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी को अपनाओ, लघु उद्योग टेक्नोलॉजी को अपनाओ, और पूरी किताब में उसके बारे में चर्चा की। पर दुर्भाग्य यह है कि हम उस किताब के विषय में अपने अर्थ चिंतन पे चर्चा नहीं करते। तो कारण क्या है? अब आप देखिए, अब आपने उसको अपनाया, यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या है, वो आइडिया जो उन्होंने 1973 के आईआईटी के कन्वोकेशन में दिया, आज आप 50 साल बाद अपना रहे। क्यों? क्योंकि आपने 90 से लेकर 2020 तक के दौर पर विकास, रोजगारहीन वृद्धि देखी, आपने क्रूर वृद्धि देखी, आपने वाणी विहीन वृद्धि देखी, और एक सबसे बड़ी सवाल, आपने उसको रूटलेस ग्रोथ देखा। मैं जो पॉइंट रखने जा रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विकास का अर्थ जो है, जो अन्य अर्थशास्त्री जो है, किसी भी आप इकोनॉमिक डायमेंशन में देख लीजिए,
पर कैपिटा का चीजों का बढ़ना, ठीक है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ना, बिल्कुल सही बात है। आपकी जीवन प्रत्याशा बढ़ना, कुछ मानव विकास सूचकांक बढ़ना, बिल्कुल सही बात है। पर क्या किसी अर्थशास्त्री ने इस विषय पे विचार किया कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश में अबाउट 24 से 20 भाषाएं बोली जाती थी और आज वो सिमट के 100 के आंकड़ों में रह गई। 2000 भाषाओं का मूल्य क्षय हो गया। यूनेस्को को आके भाषाओं को भी संरक्षित करने की जरूरत पड़नी पड़ी। तो ऐसा विकास जो आपकी सांस्कृतिक परंपरा और आपकी भाषा छीनेगा, तो क्या आप उसको विकास मानेंगे? एक भाषा का मरना, एक बोली का मरना मतलब क्या है कि आपके ज्ञान के विकेंद्रीकरण में जो हो सकता था उसका मरना है। वो मूल्य कहां से क्षरण होगा? क्या आपको तकनीक में उसको क्षरण कर पाएंगे? क्या आप उसको प्रसिद्ध दे पाएंगे? तो नई एजुकेशन पॉलिसी में मैं इससे सरकार को धन्यवाद भी देता हूं, चलिए बाकी चीजों से मेरी सहमति है। उन्होंने इस बिंदु को सोचा, यदि आप जो उस भाषा के संरक्षण पर बात करेंगे, यदि आप उस भाषा के आधार पर ज्ञान के बात करेंगे, तो आप उस दूसरी भाषा के प्रभुत्व को नष्ट नहीं करना है, पर दूसरी भाषा के एकाधिकार को खत्म करना है। क्योंकि भाषाओं का एकाधिकार भी आर्थिक वृद्धि के दायरे से ही होके आता है। यदि आप ये सोचें कि अंग्रेजी बोलने वाला एक प्रभु सर्विस सेक्टर में काम करे और एक व्यक्ति जो संथाली भाषा जानता है यूपी का, हो सकता है उसके एवरी लैंग्वेज हैज देयर ओन फोक कल्चर, वो हो सकता है कि वो ज्ञान जो है आज के कृषि वैज्ञानिक ना जा पाए जो घाघ और भड्डी जानते थे। आज भी आप गांव में जाएं तो कई ऐसे कृषक हैं जो अनुमान लगा लेते हैं कि वर्षा कब होगी और फसल उनके आधार पर देते थे। अब आप सोच लीजिए कि आने वाले समय में अगर ऐसे वृद्धि या ग्रोथ होता रहा, लोग मल्टीनेशनल में काम करते रहे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करते रहे, लेकिन अगर उन्होंने अपने उस फोकलोर को छोड़ दिया तो ये कौन जानेगा कि दिन का बद्दर रात निबद्दर भय पुरवैया बब्बर बब्बर घास कहे कुछ होनी हुई कुआं का पानी धोबी धोई। कहने का मतलब ये है कि अब वो जैसे जेठ मास से जरे तपासा तब जाने वर्षा किया से क्या है। गांधी का जब आप हिंद स्वराज पढ़ोगे, वो चाहते थे, वो विजनरी थे, वो जानते थे कि ठीक है आर्थिक वृद्धि होगी, आर्थिक, क्योंकि वो सतत प्रक्रिया है, मानव विकास से आप भाग नहीं सकते। वो जुवान लोहरी ने किताब लिखी द आइडिया ऑफ द मानव जाति का इतिहास, वो कहता है कि ठीक है वो मानव जाति आगे बढ़ेगी, और साथ साथ अगर आप जो ज्ञान, जो इनहेरेंट वैल्यूज, जो हमारे मूल्य आधारित ज्ञान थे, उनको अगर हमने छोड़ दिया तो हम वृद्धि तो देखेंगे और हम क्या देखेंगे? रूट लेस ग्रोथ, कि आपके पास आपको अपनी भाषाओं को बचाने के लिए भी समय नहीं बचेगा और फिर यूनेस्को को भाषा को भी घोषित करना पड़ेगा कि इट इज इन अ डेंजर। इमारतें अगर खतरे में हो तो समझ में आता है, अगर भाषा खतरे में हो तो क्या समझ में आएगा? क्या आप उस ज्ञान को आपको वैल्यू नहीं करना है? तो वेयर वी आर स्टैंडिंग। तो इसलिए गांधी के दृष्टिकोण को जब आप सिर्फ आर्थिक चश्मे से देखोगे ना, बहुत नुकसान होने वाला है। अब क्यों कहता है कि हमको नई तालीम या ज्ञान का विकेंद्रीकरण चाहिए? क्या फिर गांव में अभी क्या हुआ, सरकार ने कहा कि चलो जहां पे केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं हुआ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोल दें, तो हम क्या करेंगे, 25 हमने शिक्षक अनुपात बढ़ा दिया। तो क्या हमने उस दृष्टिकोण को पाया? बिल्कुल नहीं पाया। तो इसलिए जो ये अधूरा जो सोच है ना, कि गांधी ने कहा था ठीक है हमने कमेटी बनाई, हमने उसको लगा दिया, हमने गांधी के सपने की तरफ हाथ बढ़ा लिया, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक कहावत होती है हिंदी में कि अधजल गगरी छलकत जाए, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो अगर आपने किसी को अधूरा ज्ञान दे दिया और उस ज्ञान का उसको उपयोग करना नहीं सिखाया तो खतरा है। अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा दे दी और वापस लेने की शिक्षा नहीं दी, तो उसका क्या परिणाम मिला? पांडवों के 5 पुत्रों का उसने वध कर दिया और अंत में भगवान श्री कृष्ण को उसको श्राप देना पड़ा। तो यही हाल हमारा भी है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, 1965 में जयप्रकाश नारायण बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे और वो गांधीवादी नहीं थे, बाद में वो समाजवादी के दृष्टिकोण के प्रति उनका आया। उन्होंने एक लेख लिखा, नेहरू जी ने का निधन हो चुका था पर वो कमेटीज बन चुकी थी, तो उनको भेजा गया कि आप ये बताइए कि आपका गांधी के पंचायती राज के संदर्भ में क्या विचार है। तो उन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा और उस लेख की एक बड़ी अच्छी लाइन थी कि पंचायती राज इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एट अ ग्रासरूट लेवल, बिकॉज गांधी हैज ऑलरेडी क्रिटिसाइज्ड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज एन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एंड ही कॉल्ड द सब्स्टिट्यूट। बाद में उन्होंने अपने शब्द को वापस भी लिया। अब जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति और विनोबा जैसे व्यक्ति उसके विरोध में लिख रहे थे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज नॉट एन एप्लीकेशन, सॉरी, विलेज डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एट अ लोकल लेवल बिकॉज इट विल क्रिएट अ वायलेंस। ये सामाजिक हिंसा का दौर लेके आएगी।
2014 में सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट में ये बात कही गई कि भारत में जब से पंचायती राज लागू हुआ और आज तक का सबसे ज्यादा जो हिंसा में लोग मरे हैं वो पंचायत की चुनाव में हिंसा में मरे हैं। तो क्या वो पंचायती राज आप ऐसा स्वीकार करेंगे कि जहां पर आप कहते हैं कि हमने ग्राम प्रधान को पावर दे दिया, गांधी का सपना था पंचायती राज आपने लगा दिया, तो क्या बलवंत राय मेहता कमेटी की वो सिफारिश गांधी के सिद्धांत पर खरी उतरी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़े कि सबसे ज्यादा जो हिंसा में जो लोग हैं वो आप लोकसभा के चुनाव में नहीं पंचायत चुनाव में आते हैं। तो क्या वो पंचायत चुनाव में जो लालच की अवधारणा है वो विकसित नहीं हुई? तो वही मैं कह रहा हूं कि जब आप अधूरी अवधारणाओं को लेके आते हैं तो वो खतरा है। आप उसका प्रयोग एक माइक्रो लेवल पे कर सकते हैं, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन में किया। हो सकता है वो गांधी के हर विचार को ना जानते हो, जैसे नेल्सन मंडेला ने किया, उन्होंने सत्याग्रह को पकड़ा, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने उनके इकोलॉजी के विचार को पकड़ा, किसी ने ट्रस्टीशिप को पकड़ा। जब आपको अगर आपको बाकी विचार नहीं पता और आप सोचोगे आप अधूरा चीज लगा दो तो खतरा ज्यादा बड़ा है। तो इसलिए अब आप देखिए वक्त वहां के जब जंगल को काटने की बात आई, बहुत ही ये मतलब खेद का विषय है कि भारत के जो प्रमुख अखबार हैं उनके संपादकीयों में या मीडिया में इस पर डिबेट भी नहीं हुआ। अगर आज गांधी होते तो क्या वे स्वीकार करते? आप अगर गांधी के जो उन्होंने यंग इंडिया या नवजीवन ये जो अखबार चलाते थे उसमें विरोधी विचार को उतना ही सम्मान देते थे। भगत सिंह से उनकी कुछ असहमतियां थी और जब उन्होंने पूर्ण स्वराज की भगत सिंह ने मांग की, फिर गांधी ने भी मांग की और नेहरू को उन्होंने कहा भी कि तुमने कांग्रेस बुलेटिन में भगत सिंह के विचार को क्यों रखा, और उसी भगत सिंह के विचार को उन्होंने अपने मुख्य पत्र में स्थान दिया। डॉक्टर अम्बेडकर से पूना पैक्ट के बाद उनकी कुछ बातें नहीं बन पा रही थी, फिर भी उन्होंने उनके पत्र को अपने मुख्य संपादकीय में स्थान दिया। क्या आज के अखबारों में इतना भी साहस नहीं था कि बक्सवाहा के जंगल जो काटे जा रहे थे उसके उस पर क्या प्रतिदिन एक लेख लिख के लोगों को जागरूकता नहीं करनी चाहिए? व्हेन अमृत सेन सेड कि व्हेन एनीथिंग इज नॉट इन अ पब्लिक रीजनिंग, तो हमें क्या होता है कि हमें जब आप उसको पब्लिक रीजनिंग में नहीं लाओगे तो हमें उसका फायदा नहीं मिलेगा। गांधी ने इस चीज को पब्लिक रीजनिंग में लाया। हमें इस चीज से भी सोचना चाहिए ना कि अगर आप उसके आर्थिक विचार की अवधारणा की बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए ना कि वो कहां पे बात करते थे, जनमानस से। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो अखबार है ना वो तो समाचार पत्र है ही नहीं, वो तो विचार पत्र है। अब वो विचार कैसे उन लोगों तक पहुंचेगा? जब भाई लोग उसको समझेंगे। अमृत सेन ने अपनी किताब अनटल्ड ग्लोरी एंड आइडिया ऑफ जस्टिस में बात कही है कि पब्लिक रीजनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ टू डेवलप द फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब उनके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ की अवधारणा के लिए गांधी से अलग हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये कहा और प्रूफ किया, उन्होंने बात अपनी रखी उस चैप्टर में कि जिन राज्यों में या जिन शहरों में या जिन जिलों में अखबारों के संपादकीय में स्वास्थ्य, शिक्षा और राजनीतिक समानता जैसे मुद्दों को स्थान दिया जाता है वहां पर जो इनलाइटेड कैपेबिलिटीज ज्यादा रहती है। तो ये तो गांधी जी ने अपने पहले से कर रहे थे, तो सबको स्थान दे रहे थे, और क्या आज ये साहस है? तो आप ये सोचिए कि जब आप उस विचार को एक विचार पत्र के थ्रू जानने नहीं देंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? तो बक्सवाहा के जंगल के बारे में जैसे फेसबुक पर एक मूवमेंट चला या सोशल मीडिया पे मूवमेंट चला, ठीक है, लेकिन क्या उस मूवमेंट का कोई असर पड़ा? हम ये नहीं कहते कि हम दबाव समूह बना के कार्य करें। जैसे अन्ना का एक आंदोलन था, वो एक राजनीतिक मंच से शुरू होकर वो दबाव समूह तक चला गया। दबाव समूह राजनीतिक सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, आर्थिक सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं, पर क्या वो व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं? तो कोई भी चीज जो सामाजिक सत्याग्रह के दायरे में नहीं आती वो सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन को अगर एक तौर पे नहीं कर सकती तो इसका मतलब है कि चीज बदलेगी। मैंने इसके ऊपर एक लेख लिखा। मैं किसान आंदोलन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, पर मैंने ये बात कही कि अगर आप उसका आंदोलन के दृष्टिकोण को देखेंगे तो ना तो वो सामाजिक सत्याग्रह बनेगा ना ही सामाजिक आंदोलन, क्योंकि गांधी के दृष्टिकोण से आप देखेंगे किसी भी आर्थिक इवन किसी निर्णय के विरोध के लिए भी आपको सामाजिक सत्याग्रह करना पड़ेगा। और आपको जब सामाजिक सत्याग्रह करना है तो आप अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ हिंसक नहीं हो सकते। सत्य धन आग्रह, उन्होंने उसको पहले सद धन आग्रह कहा। सद का मतलब सत्य और उसके लिए आग्रह, वो पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है निष्क्रिय विरोध। उन्होंने अफ्रीका में जब दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह के ऊपर काम किया उसको परिष्कृत करते करते वो सत्याग्रह लेके आए।
लेकिन उस सत्याग्रह के लिए आपको अपने हर एक इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे आजादी के बाद में जो खाली जयप्रकाश नारायण का एक आंदोलन, पूर्ण रूप से तो नहीं, गांधी के सामाजिक या आर्थिक सत्याग्रह का उदाहरण बन सकता है, किंतु ये आंदोलन नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब ये कि जो गांधी के नाम पर भी जो आंदोलन हो रहे हैं, आप उनका जो मूर्ति लगा के कह रहे हैं कि नहीं ये गांधी का विचार है, वो अधूरा है। तो किसी भी देश में किसी भी विचार आप अगर आप उसको अर्थतंत्र में ही क्यों ना लाना हो, तब तक नहीं हासिल हो सकता जब आपको उसकी पूरी की विचारों की समझ ना हो। अब वो कैसे आएगी? अब मैं ये नहीं कहता कि आप उसको सिर्फ गांधी के चिंतन से ही समझाइए। गांधी के बाद के भी बहुत सारे ऐसे चिंतक रहे जिनके विचारों को हमें आर्थिक दृष्टिकोण में, सामाजिक दृष्टिकोण में, राजनीतिक दृष्टिकोण में समझाने की जरूरत है। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए हम क्या किया है हमने कि जब हमने जो है अगर आप इस चीज को समझें कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स था उसको मैंने खाली यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ व्हीट लिख दिया, बेटर देन द क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल। और गांधी का जो अर्थव्यवस्था वो इकोनॉमी ऑफ नीड है। तो ग्रीड जो है वो प्रो बिजनेस से बात करता है, नीड प्रो एग्रीकल्चर से बात करता है, लिबरलाइजेशन की बात करते हैं ग्रीड वाले, लेकिन गांधी नॉन डिपेंडेंसी एंड स्वदेशी की बात करते हैं। अब स्वदेशी से आया मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंस, ओके वेरी गुड कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या अगर आप देखेंगे कि वो गांधी के दृष्टिकोण पे आ रहा है? क्योंकि गांधी ने तो ये कहा ना कि आपको आपकी तकनीक ही चाहिए, आपको ना अगर एक फॉरेन कैपिटल से आप डिपेंडेंस करोगे तो वो स्वदेशी नहीं है, तो उसको मैं उस कैटेगरी में नहीं रखता। देखिए स्टेट इंटरवेंशन या वेलफेयर स्टेट की बात बहुत लोग करते हैं, कल्याणकारी राज, लेकिन जब आप गांधी का संपूर्ण चिंतन पढ़ें तो आप उसको कहेंगे रिस्पॉन्सिबल स्टेट। सरदार पटेल ने अपने भाषण में 1953 की 51 की बात है, वो डिबेट हो रहा था, तो उन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, जिस ट्रस्टीशिप की आप बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि स्टेट को भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल का ट्रस्टीशिप में हो जाना चाहिए। और इसी को दीनदयाल उपाध्याय जो है वो कह देते हैं फैमिली ट्रस्टीशिप। कहने का मतलब ये है कि जो एक व्यक्ति जो है वो समाज में जो योगदान कर रहा है वो परिवार के प्रति भी न्यास और एक परिवार समाज के प्रति न्यास है। कितनी गहरी बात है। लेकिन आप क्या है, आपने उसको वेस्टर्न से उठा लिया वेलफेयर स्टेट कि सरकारें कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगी, लोगों को मुफ्त में बांटेंगी। उससे तो नहीं होना ना, गांधी ने वो तो नहीं कहा। अगर आप उसके पूरे चिंतन को समझेंगे, उत्तरदायित्व राज्य या न्यासी है परिवार, जिसको दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं और जिसको सरदार पटेल अपने और व्याख्यान में करते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ नॉलेज, सारा का सारा चीज दिल्ली मुंबई जैसी शहर पे केंद्रित है जगहों पे। क्या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ नॉलेज नहीं है? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमको डिसेंट्रलाइजेशन नॉलेज को, जैसे मैंने कहा अभी उसको अणुव्रत सिद्धांत या उसको मैंने रिलेट किया सभ्य भूमि गोपाल की, और डीप में जाते हैं तो उससे हम कहते हैं वृत्ति अनासक्ति, कि आप उससे अपने को छोड़ दीजिए। फिर आती है बात यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, जिसको हम इकोनॉमी की थ्योरी में बड़े अच्छे से पढ़ते हैं कि उपयोगिता अधिकतम का सिद्धांत। कहीं से गांधी की अर्थव्यवस्था में या तो गांधी चिंतन के अर्थव्यवस्था में नहीं आता। अब क्या है कि लोग कहते हैं सोशलिज्म या समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या? लोहिया ने जब डिस्कशन कर रहे थे गांधी समाजवाद पे तो संसद में बात कही थी कि समाजवाद का मतलब अमीरी का समान वितरण नहीं होता। वो तो अमीरी का समान वितरण आप कर दोगे तो समाजवाद नहीं आएगा। हाँ, या गरीबी का समान वितरण भी समाजवाद नहीं है। लोगों के हाथ में प्रॉपर के पास ऐसे संसाधन हो कि उनको सत्ता के पास आना ना पड़े। नहीं तो उन्होंने क्यों कहा कि जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती, या जयप्रकाश नारायण ने क्यों कहा कि सिंहासन खाली करो जनता आती है? तो बहुत गहरी बात है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर आप इसको समझिए कि हमें एक चीज पढ़ाई जाती है कि इकोनॉमी की इंडिविजुअल इज अ रेशनल। अब चलिए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स भी आ गया, बड़े बड़े डायमेंशन है, पर गांधी नहीं कहते, कहते हैं कि एक कम्युनिटी रिस्क। तो अब अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कुछ चीजों पे आप असहमति बना सकते हो। इकोनॉमी ऑफ इकोलॉजी बैलेंस, बिल्कुल सही बात है, आज की हमारी आवश्यकता है। कोविड के बाद बहुत ही सारा चीजें हो गई। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स चीज पढ़ाई जाती है, पर उसमें भी आप पढ़ाते हैं कॉन्टिजेंट वैल्यू थ्योरी, हेडोनिक प्राइस थ्योरी। पर मेरे हिसाब से कि एक मूल्य आधारित, सांस्कृतिक मूल्य आधारित जो हमारा इनहेरेंट वैल्यू है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जिया इन अ ग्रीक मैथोलॉजी, आई रिस्पेक्ट दैट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर अर्थ इन हिंदू मैथोलॉजी, व्हाट गीता taught us or what Gita is teaching us. Even we can take any Gandhani scholar, one of the scholar of Kaka Kalekar, he also wrote the Gita का समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। तो अब आप देखिए इकोनॉमी ऑफ परमानेंस की मैंने बात कर ली, प्रोटेक्शनिज्म की बात की, जिसे हम कहते हैं संरक्षणवाद।
अब स्वदेशी को इससे संरक्षणवाद से आज के संदर्भ में जोड़ना थोड़ा कठिन है। एस.आर. बच्चू वाज अ स्कॉलर, द हिस्टोरियन, बट उन्होंने वो बात कही कि उस जमाने में जब गांधी का आंदोलन हो रहा था तब संरक्षणवादी भावनाओं की जो सोच थी वो अलग थी। आज के समय में आज इसकी सोच अलग हो सकती है। पर इफ वी हैव टू लुक एट द प्रोटेक्शनिज्म, वी हैव टू सी द व्हाट सरदार पटेल हैज आल्सो हैव एंड द डॉक्टर सॉरी दीनदयाल उपाध्याय आल्सो स्ट्रेस ऑन द आइडिया ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। अब सारे के सारे जो आज की नई अवधारणा है, जिसे 1932 में 1972 में सॉरी जब दुनिया में बहुत सारे पर्यावरणीय क्षति को देखा तो बात करने लगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद इक्विटी आई। तो आप देखिए कि ज्यादातर जो गोल है कहीं ना कहीं उनकी अवधारणा है का आधार ही यहाँ पर है। तो सारी चीजों पे आता है। पर मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर आप गांधी के प्रासंगिक विचार की बात करें, इस पर मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहूंगा कि ये इतने सारे जो अर्थशास्त्री और इन्होंने काम किया, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। आर.पी. मिश्रा सर का पिछले वर्ष देहांत हो गया। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे और उन्होंने रिडिस्कवरिंग हिंद स्वराज नाम की एक बहुत अच्छी एक श्रृंखला चलाई थी और जिसमें उन्होंने एम्पेरिकली टेस्ट किया है। इसमें यहाँ पे बी.एन. घोष का भी नाम मैं लिख लूंगा, अजीत के दास गुप्ता, एंड ऑल आर द बुक्स आर फ्रॉम द रेप्यूटेड पब्लिकेशन, सम आर फ्रॉम द सेज, सम फ्रॉम द आर्टफोर्ड। लेकिन हम क्या है कि हमने उसको खाली एक ही एक अनुशासन तक रखा है या एक ही डिसिप्लिन तक रखा है, उसको आगे तक आने नहीं दिया। तो द लेटेस्ट बुक विच हैज बीन रिटन बाय द जयरथ राव, अभी 4-5 दिन में वो रिलीज भी हो जाएगी। उन्होंने यही कहा कि गांधी का जो थिंकिंग है इट्स लाइक एन एडम स्मिथ। वो नहीं कह रहे हैं कि वो पूरे तरीके से कि जो एवरी पर्सन इज वर्किंग फॉर देयर सेल्फिश मोटिव और नीड, जो उन्होंने कसाई और एक उसका उदाहरण दिया, या वो ये नहीं कहते हैं कि कोई एक फ्री हैंड या इनविजिबल हैंड कर रहा है, पर उन्होंने उसको और गहरे तरीके से कहा और गहराई से समझा, जिसमें उन्होंने कहा। अब आप ये देखिए कि गांधी का समर्थन किसने नहीं किया। अब अगर आप देखोगे तो गांधी ने अपना, ये मैंने कहीं से कोट लिया है, उन्होंने कहा कि मच ऑफ द पॉवर्टी इज ड्यू टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्वदेशी फ्रॉम इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल लाइफ। पटेल भी इस बात को कहते हैं कि लेबर आधारित होना चाहिए। अगर आज की जो गवर्नमेंट है, अगर वो पटेल और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को प्रमोट करना चाहती है, और आपने उनकी मूर्तियां भी बनाई, आपने अंत्योदय नाम से कार्यक्रम भी शुरू किया, डिजिटल हेल्थ मिशन पे भी आपने उनका नाम लिया, लेकिन अगर आप उनके विचार को गहराई से पढ़ेंगे ना तो उससे आपका डायवर्जन है, और वो डायवर्जन कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है। तो उसके लिए मैं मतलब ये चाहता हूं, और मेरा ये कहना भी है कि प्रासंगिकता तब तक नहीं आ सकती जब तक आप जो उनके अन्य विचारक हैं उनके ऊपर एक गहन चिंतन करें। एकेडमिक चिंतन सिर्फ इस बात पे ना रहे कि विचार पे लोगों ने सेमिनार कर लिया या किताबें लिख दी, उस पर रिलेवेंसी की जाए, टेस्ट ऑफ रिलेवेंसी की जाए। मान लीजिए गांधी ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से इनइक्वालिटीज आती हैं, तो बी.एन. घोष जैसे स्कॉलर ने मलेशिया की इकोनॉमी में एक सूक्ष्म स्टडी की और कहा कि रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का 50 साल का डाटा और असमानता का डाटा निकाला और प्रूफ किया। तो इसका मतलब है कि हाँ, कहीं ना कहीं सोल्यूशन है। अंध परीक्षण करना और अंध भक्त के तौर पर अगर आप गांधी को सपोर्ट करेंगे तो ना कहीं आप खतरा है, क्योंकि गांधी ने खुद ये कहा कि देयर इज नथिंग लाइक इज्म। और चलिए, ये विश्वविद्यालयों के आधार पर ये चिंतन पढ़ाया जा रहा है, पर गांधीवादी जो अन्य विचारक रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि आप इसको गांधी के चिंतन के नाम पर मत पढ़ाइए, या सिर्फ गांधी का नाम पे ना मूर्ति ना बनाइए। एक उदाहरण देता हूँ। कुछ लोग विनोबा भावे के पास आए और उन्होंने कहा, जब गांधी जी का देहांत हो गया, कि महात्मा जी, हम जो है ना एक गांधी संघ बनाना चाहते हैं। तो विनोबा जी ने उदाहरण दिया कि ऐसा करो, उसका नाम सर्व सेवा संघ रख दो। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, गांधी तो आप इतने उनके प्रिय शिष्य रहे हो और आपने तो गांधीवाद का प्रण रखा है। तो विनोबा ने टोका, उन्होंने कहा यदि मैंने गांधी संघ से बना दिया तो उसमें विचार को मार दूंगा, क्योंकि अगर आप ये देखो कि आपको अगर किसी विचार की हत्या करनी हो, आप उसको मूर्त रूप में ले आओ, उसको मूर्ति की आप पूजा कर लो। सनातन संस्कृति ये बात नहीं कहती, वो कहती है कि आपका विचार या आपको सीख कहीं से भी मिल सकती है। तो विनोबा ने उसका नाम सर्व सेवा संघ रखा। सर्व सेवा संघ प्रकाशन राजघाट या वाराणसी में वो गांधी के विचार का प्रचार करता है। तो उन्होंने कहा किसी व्यक्ति के नाम पर अगर आप उस चीज को करते हैं तो बेटर ये होता है कि आप उसके जो आइडिया है, जो इंटीग्रिटी है,
उसको देखो। अब दीनदयाल उपाध्याय ने गांधी के चिंतन से बहुत कुछ मिलके भारतीय अर्थनीति नाम की पुस्तक लिखी 1975 में। यद्यपि उनके कुछ विचारों पे गांधी के साथ मतभेद भी है और जिसको वो अपनी किताब में खुल के स्वीकार करते हैं, पर वो क्या करते हैं कि वो विकेंद्रीकरण को, ग्राम स्वराज को और नीचे तक ले जाते हैं और लोगों से जोड़ते हैं सेवा की भावना से। जब वो सेवा की भावना से जोड़ते हैं तो उसमें क्या, तो उसको कहते हैं कि अब सेवा जब आएगी तो मानवता भी आएगी। तो उन्होंने, अगर आप उनके इकोनॉमिक डायमेंशन में देखोगे तो उन्होंने इकोनॉमिक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म से आर्थिक लोकतंत्र की बात की। भले कुछ वामपंथी विचारक उनको कह दें कि उनकी जो सोच है वो आर्थिक लोकतंत्र के लिए खतरा है, पर आप वो पढ़िए, जब वो इंटरप्रिटेशन करते हैं दीनदयाल उपाध्याय अपनी किताब भारतीय अर्थनीति में, और उसके ऊपर हमारे पूर्व संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश सिंह शर्मा ने भी अच्छे आइडियाज लिखे हैं, पर आप देखिएगा कि उनकी इंपेरिकल टेस्टिंग पे काम ही नहीं होता। अब आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, नो वर्क हैज बीन डन, इवन नॉट द गांधी, इवन नॉट द सम अदर स्कॉलर। तो मैं इस बात को अच्छे से रखना चाहता हूं कि प्रासंगिकता के परीक्षण की बड़ी जोर की आवश्यकता है इस देश में। एक कार्टून आप देखिएगा, मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड के उसमें छपा था कि जो ग्लोबलाइजेशन है या ग्लोबल जीडीपी की स्पीड में बहुत ज्यादा है और जो हमारा जो जंक है वो लगातार निकलता चला जा रहा है और नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ग्लोबल चीप लेबर। तो अब जब कोविड की समस्या आई तो क्या हुआ कि समस्या तो ग्लोबल है और अल्मा आटा का सम्मेलन कहता है कि हेल्थ इज अ ग्लोबल पब्लिक गुड, लेकिन जब समस्या ग्लोबल हो गई तो समाधान तो लोकल निकला ना। ग्लोबल तौर पर लोगों ने जब कोविड आ गया तो अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए, अपनी अपनी सीमाएं बंद कर ली, तब भी ग्लोबलाइजेशन की बात करने लगे। पहले आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे कि आपको जो है एक आशातीत वृद्धि मिलेगी, ठीक है, आप चीजें होंगी, पर क्या ऐसा संभव हो पाया? अगर आज गांधी होते तो जिन्होंने कोर्ट कहा था कि मेरे घर की खिड़कियां जो है बाहर की अच्छी हवाओं के लिए खुली हैं और बुरी हवाओं के लिए बंद है, तो आपने जो छोटे छोटे देश से अभी तक उनके पास वैक्सीन नहीं पहुंची और यू आर टेलिंग अबाउट द हेल्थ इज अ ग्लोबल पब्लिक गुड, फॉर्मूला जो है वैक्सीन का। अब ये अगर आज के संदर्भ में गांधी होते, हो सकता है कि वो इसको दूसरे अर्थों में प्रभावित कर सकते थे। अगर आप उनकी जब पुरानी राइटिंग्स देखें जो उन्होंने हिंदू स्वराज में इंटरप्रिटेशन ऑफ सिविलाइजेशन किया है, या जो दूसरे राष्ट्र हैं वो कैसे शोषण करते हैं, इसीलिए दीनदयाल उपाध्याय जब गांधी के दर्शन पे, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे भी बात करने लगते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम को, वो नेहरू जी की जो नीति है गुटनिरपेक्ष को हटा के इंडिया फर्स्ट कर देते हैं। 2018 में जब सुषमा स्वराज बाहर जाती हैं तो ये भी कहती है इंडिया फर्स्ट बट हैव अ बीनी वायलेंट, एक पड़ोसी के तौर पर कि आप मदद करेंगे तो दूसरा भी तो आपको मदद करे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी विचारक के जो आइडियाज हैं वो समय काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलते भी रहते हैं। अन्य भक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो विश्वविद्यालय चिंतन में गांधी वहां जहां पे पढ़ाए भी जा रहे हैं, वहां पर सिर्फ गांधी की राइटिंग ना पढ़ाई जाए, पहली बात। गांधी के इतर जो विचारक रहे जिन्होंने उनकी आलोचना की है, यशपाल नाम के एक बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने गांधीवाद की स्व परीक्षा इस पर किताब लिख दी। पर अगर आप गांधी विचारकों को देखेंगे तो कहेंगे इट इज अ हार्ड क्रिटिसिज्म, वी कांट अंडरस्टैंड इट और वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। अरुंधति राय अभी उन्होंने किताब लिखी, एक डॉक्टर एक था संत, यद्यपि मैं उनकी कई बातों से एग्री नहीं करता कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर और गांधी की तुलनात्मक पक्ष पे बात लिख दी। रिसेंटली अ बुक हैज बीन रिटन बाय ऑन द भगत सिंह एंड गांधी द कंपैरिजन, और उस किताब को लिखा मुद्रा राजशेष। उन्होंने कहा कि गांधी जो थे वो सनातन परंपरावादी थे और भगत सिंह जो वैज्ञानिक चेतनावादी। आई एम एग्रीइंग इट। पर भगत सिंह ने भी एक जगह अपने मित्र सोहनलाल भकना से कहा कि मैं वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करता हूं, पर उन सांस्कृतिक मूल्य, देश सेवा, निष्काम भावना, अहिंसा, उनका समर्थन करता हूं जब वो नीचे के तबके तक लोगों तक पहुंच जाए। नीचे के तबके के लोगों तक पहुंच जाए का क्या मतलब है कि वो विचार या वो मूल्य जो अंत में खड़ा हो, जिसको जॉन रस्किन एंड टू द लास्ट, और गांधी क्या कहते हैं, जो सबसे अंतिम जन दीनदयाल उपाध्याय क्या कहते हैं, अंत्योदय। तो भगत सिंह ने तो वही बात कही, और उसको तुलनात्मक करना और तुरंत ये कर देना, ये बड़ी खतरनाक बात है। तो विचारकों को पढ़ाएं, क्रिटिसिज्म को भी पढ़ाएं, पर उसको ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि गांधी जी ने अगर अपने अखबारों में दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो रिलीवेंसी गांधी जी ने खुद कहा, हो सकता है कि आज जो मैं लिख रहा हूं 1920 में 1940 में मतलब बदल जाए। उनके इकोनॉमिक थॉट को भी नए तरीके से इंटरप्रिटेट करने की जरूरत है। नॉट ओनली द इंडियन यूनिवर्सिटीज बट फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट।
and it's not contributing from nowadays. It's contributing from the 1950s and 60s. Ajit K. Das Gupta has written a book from the Oxford in the 60s. P.N. Ghosh written the book in the 2000. Devki Jain has written, but क्या हमने उसको समझा? तो समझने की आवश्यकता, प्रासंगिकता की आवश्यकता तब तक नहीं बन सकती जब तक हम उसको एक वैकल्पिक दृष्टिकोण ना दें। वैकल्पिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है? अब उसको आप, चलिए आपने अड़ोरत इकोनॉमी नाम दे दिया, कुछ लोगों ने उसको रिलेटिव इकोनॉमिक्स नाम दे दिया। रिलेटिव इकोनॉमिक्स इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द वन ऑफ द स्कॉलर ऑफ हिमाचल यूनिवर्सिटी, बी.आर. दुग्गल। रिलेटिव इकोनॉमिक्स उन्होंने कहा, और उसको फिर जयंत शर्मा जी ने अल्टरनेटिव इकोनॉमिक ऑर्डर से, वी आर अल्टरनेटिव टू द ग्लोबलाइजेशन। So much idea, so much new concept, so much new theories are available in academic discourse. अब उसको इंडस्ट्रियल डिस्कोर्स से में लाने की जरूरत है, उसको इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कोर्स में लाने की जरूरत है। अभी जो सैलेज ने कहा कि मैं लेख लिखता हूं, मैं लेख सिर्फ गांधी के प्रासंगिकता के सवाल पर नहीं कहता, मैं लेख लिखता हूं गांधी के जो विचार है, वो आज की जो नई नीति आई है, चाहे वो नई शिक्षा नीति आई हो, चाहे वो सरकार की स्वास्थ्य नीति आई हो, क्या या सरकार की जो आपकी रोजगार की नीति आई हो, किसी भी, या श्रम सुधार की जैसे अभी नीति आई, तो मैंने ये भी कहा कि श्रम सुधार की जो नीति है वो भी गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उन्होंने श्रम को ना एलिनेट कर दिया। मार्क्स जिस एलिनेशन की बात करता है वो कहता है कि कैपिटलिज्म से एलिनेशन तो आता है पर सोशल एलिनेशन आता है, और गांधी विस्तारित होकर उसको कहते हैं एलिनेशन ऑफ मैन इटसेल्फ एंड एलिनेशन ऑफ मैन इज फ्रॉम नेचर। तो अगर आप उस एलिनेशन को कर देंगे तो हमें जो आर्थिक सिद्धांत बताता है कि आफ्टर द सम टाइम, कुछ समय के पश्चात जो श्रमिकों को ज्यादा पैसे नहीं प्यारे होते, उनको अपना परिवार भी प्यारा होता है। अगर वो परिवार को समय नहीं देंगे तो शांति नहीं आएगी। रिमेंबर द लास्ट कोट ऑफ द मदर टेरेसा हु गिव ऑन आफ्टर द विनिंग ऑफ द नोबेल प्राइज लेक्चर। उन्होंने किसी से सवाल पूछा, टेरेसा जी आप ये बताइए कि दुनिया में शांति का उपाय क्या है? उन्होंने कहा कि जाओ और अपने परिवार को प्यार करो। तो मशीन से जो तरह आदमी जो लेबर काम करेगा, 12 घंटे का आप उसको टाइम दोगे, वो अपने परिवार को कहां से प्यार करेगा? मदर टेरेसा की वो आखिरी जो पंक्ति जिसके लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो सरकार को इस विषय पे जो श्रम सुधार कर रही है, गांधी के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए कि ब्रेड लेबर की बात की जाती है, पर ब्रेड लेबर का मतलब ये नहीं है कि आप लेबर को पूरा एक सोसिस्ट का बना दो। बाद में आप क्या करोगे? वही मार्क्सिज्म का प्रिंसिपल लगाओगे, सरप्लस वैल्यू, मशीन शोषण करेगी। तो मार्क्स तो वहां तक को नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि उसका जो एलिनेशन कहां तक हो रहा है। गांधी ने तो उसको यहां तक बता दिया ना कि एलिनेशन फ्रॉम मैन एंड एलिनेशन फ्रॉम इनर सेल्फ। तो व्यक्ति क्या योगदान करेगा? तो ये एक को समझने की जरूरत है। बड़ा ही व्यापक कॉन्सेप्ट है, उसको सामाजिक हो, वो आर्थिक हो, वो राजनीतिक हो। राजनीतिक तौर पे चलिए मैं दो बातें कहता हूं कि आप कहिए कि मैंने एक लेख लिखा था कि जो आज के गांधीवादी हैं वो कुछ मठाधीशी गांधीवादी हैं, कि जो जैसे गांधी आश्रम बन गए या गांधी सेंटर बन गए वहां बैठे हैं। कुछ गांधीवादी हैं जो अकेडमिक गांधीवादी हैं, जो गांधी पे किताबें लिखी जा रही। मैं अपने आप को चलिए उस श्रेणी में शामिल कर सकता हूं, या उन पर चिंतन किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। कुछ गांधीवादी जो है वो कुजाद गांधीवादी, जैसे लोहिया जो है वो कुजाद गांधीवादी थे। वो कहते थे कि मैं हर चीज से सहमत नहीं होता। गांधी जी की वो हर बात से सहमत नहीं रहते थे, और उनके सामने वो अपनी बात को कहने की हिम्मत रख सकते थे, और वो प्रायोगिक तौर पे समाज में ला सकते थे। वो उन्होंने देश में जब हिंदी आंदोलन चलाया तो एक सवाल पूछा लोगों ने कि आप तो ठेठ समाजवादी थे, आप गांधीवादी कैसे बने? मैं कुजात गांधीवादी हूँ। कुजात गांधीवादी का मतलब है कि उसको देखे, अच्छे से पढ़े और अप्लाई करके करे। तो इसलिए मैं राजनीतिक परिपेक्ष में गांधी चिर के हर चिंतन को नहीं ला सकते, आप किसी और चिंतन को भी लाए। पर एक दुख का विषय है कि भारत में चिंतन विचारक शैली के सबसे आखिरी नेता राम मनोहर लोहिया थे, जिनकी भाषण या संसदों में जो आपने दिए उनको उद्धृत कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है जितने भी आपके लेखक या जो आपके नेता है वो वैचारिक पृष्ठभूमि पर शून्य की तरफ है। वो गांधी की बात कर सकते हैं चाहे वो किसी पक्ष के नेता हो, और वो गांधी को समझ नहीं सकते। चाहे आप बड़े बड़े आंदोलन में जो नेता प्रतिभाग ले रहे हैं वो उस अहिंसक विचारधारा को, उस सत्याग्रही विचारधारा को, उस जो गांधी की न्यासी की अवधारणा की विचारधारा को, या जो उन्होंने अनासक्ति की अवधारणा को दिया, उसके कहीं आसपास भी खड़े दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनके सांस्कृतिक मूल्य का क्षरण हो चुका है। अंग्रेजी में बात करने वाले प्रबुद्ध नेता जो अच्छा वैचारिक चिंतन करते हैं वो अपनी ही भाषा के मरने का कारण बनेंगे, तो वो वहां से हट जा रहे हैं।
तो ये आपको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि किस दृष्टिकोण से लाना है। चलिए ठीक है, आप अकादमिक गांधीवाद से तो चलो आप जा सकते हो, पर किसी हद तक किसी भी अर्थ में मैं मठाधीशी गांधीवादियों को स्वीकार नहीं कर सकता, जो आर्थिक चिंतन के नाम पर सिर्फ पन्ने भरे जा रहे हैं, गांधी ने ये कहा, गांधी ने ये कहा। वो रिपीटेटिव ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क है, एंड दैट इज द वेरी डेंजरस। The repetitive work is the more dangerous than the if you are a plagiarized work, क्योंकि आपने तो घुमा फिरा के वही बात को कह दिया कि नई बोतल में आपने पुरानी वाइन दे दी, वो तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। इफ द न्यू थिंग इज कमिंग इवन द फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म, एक आस्पेक्ट पे आपने जबरदस्त आलोचना की, आप उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि यही गांधी जी ने हमको अपने जो राष्ट्रीय आंदोलन में अपने अखबारों के लेखों में लिखकर ये चीज सिखाई है, ये चीज बताई है। Accepting the idea of pluralism, accepting the idea of India. If we not believe on that particular pluralistic idea, we cannot go for the idea which we are debating today. But debating Gandhi is an important aspect. We have to look at it again in the new dimension. We do not need an economic reform as such. We need a reform in the economic thinking in a Gandhian perspective, but Gandhian perspective not be the writings of Gandhi alone. Give the respect to the others also. So I am closing my word with one sentence. I am tributing to the Sundarlal Bhamura ji is from the thing, because our university has also initiated something कि अगर हम एक एक पौधा लगा के भी काम करेंगे तो हम हरित अहिंसा की ओर चले जाएंगे। तो ये भी गांधी का चिंतन है, हरियाली भी अहिंसा है। राजा जनक का जो सिद्धांत रहा है, या जो हमारा जो राम का जो आप जिनकी हम बात करते हैं राम राज्य, राम वन में इसलिए नहीं थे। एम आई ऑडिबल? यस सर, यस। हाँ जी। तो राम का जो वनवास है, अगर आप उसको देखेंगे तो राम का जो वो क्यों उन्होंने शहर में जाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो वन के साथ साथ अगर आप देखें तो बचाना चाहते थे प्रकृति को। महाभारत में किस्सा है कि जब ऋषि दुर्वासा को दुर्योधन ने पांडवों के पास अन्न के लिए भेजा, तो पांडव भाई लकड़ी काट रहे थे और उन्होंने हद से ज्यादा लकड़ी काट ली। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रकृति से हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमें आवश्यकता हो। ये सोच हमारे उस ग्रंथ, महान ग्रंथ में मौजूद है। ये सोच हमारे उस रामचरितमानस में मौजूद है। और हम सिर्फ राम को मूर्ति तक देखेंगे ना, तो उस सोच को गहराई तक समझ नहीं पाएंगे। It is my from request is accept the integrity and the ecological balance, which is the inherent part of our Sanatan Dharma, which Gandhi propagated as a Ram Rajya. अन्यथा जो है उपभोग करते जाएं तो नुकसान तो होता ही जाएगा। तो एक किसी शायर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि नदी ये कहती सागर से भर आंखों में नीर, इंसानों ने डाली है पग पग पर जंजीर, विकास ने खोले कैसे आज किवाड़, डरे डरे हद करेंगे जंगल नदी पहाड़। यदि जंगल नदी पहाड़ को खड़ा होना डरना पड़ गया तो वो राम कहां से लाएगा, कहां से आएंगे जिन्होंने प्रकृति को बचाया। सिर्फ सीता की अस्मिता नहीं बचाई, वन बचाए। तो आप इस चीज को समझने का प्रयास करें जो भी गांधी विचार को पढ़ रहे हैं। और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझसे पहले जिन वक्ताओं ने बोला, संगीता मैम ने, डॉक्टर दीपक पांडे जी ने, और कई गहरी बातें की, मुझे उनसे कुछ सीखने का अवसर मिला। मैं आप लोगों को, शैलेंद्र जी को धन्यवाद देता हूं। मैं एक सिर्फ छोटा सा अध्येता हूं गांधी का, जो उनके चिंतन से समझने का प्रयास करता हूं, और वही बातें मैंने आपके सामने रखी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड शेयरिंग फॉर माई थॉट्स।